अगर आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, आपके साथ मैं हूं आसिफ। दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जारी है। दोनों सीटों पर अब तक 25% मतदान हो चुका है। धरियावद में अब तक 27% वोटिंग हुई। वल्लभनगर में अब तक 23% मतदान हुआ। धरियावद वल्लभनगर में विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान फिलहाल जारी है। राजस्थान में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। वल्लभनगर और धरियावद विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया। धरियावद के मुकाबले वल्लभनगर में लोगों ने मतदान को लेकर काफी उत्साह नजर आ रहा है। सुबह से ही महिलाएं, बुजुर्ग और युवा मतदाता अपना वोट देते नजर आए। वल्लभनगर की ये सीट पिछले 10 महीने से खाली पड़ी है। ऐसे में लोग सुबह से ही अपना विधायक चुनने के लिए मतदान केंद्र पहुंचना शुरू हो चुके हैं। मतदान के लिए वल्लभनगर में 310 और धरियावद में 328 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शाम 6 बजे तक दोनों सीटों पर मतदान चलेगा। वल्लभनगर विधानसभा उपचुनाव की मतदान प्रक्रिया जारी है। ऐसे में इस बार करीब 10 गांवों को आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। इसी कड़ी में मेनार गांव में भी आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया। पूरे केंद्र की साज सजावट की गई। मतदाताओं के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए। खासकर केंद्र पर वोटर सेल्फी पॉइंट बनाया गया, जहां मतदाता वोट देने के बाद सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाते भी नजर आए। इस बार वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,53,831 मतदाता वोट देंगे। इनमें से 1,29,091 पुरुष और 1,24,740 महिला मतदाता वोट करेंगी। धरियावद विधानसभा उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है। सुबह मतदान की धीमी प्रक्रिया के बाद दोपहर होते होते मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ बढ़ गई। विधानसभा क्षेत्र के कई मतदान केंद्रों पर महिला और पुरुष मतदाताओं की लंबी कतारें भी नजर आई। मतदान को लेकर विशेष तौर से महिलाओं में खासा उत्साह नजर आया। कई पोलिंग बूथ पर पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की कतार नजर आई। मोबाइल पार्टियां घूम रही है, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स घूम रहे हैं और अब तक की जो सूचना उसके हिसाब से शांतिपूर्ण मतदान है। 11 बजे तक हमारा 27% हो चुका है। अब तक लगभग 30-32% हो चुका है। तो सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह दुरुस्त है। बीएसएफ का जाब्ता लगा हुआ है, पुलिस जाब्ता लगा हुआ है, आम जाब्ता लगा हुआ है। तो शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कर रखा है। उदयपुर जिले के वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। वोटिंग के दौरान जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर अपने परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे। रणजीत सिंह भिंडर मतदान के दौरान समस्त वल्लभनगर की जनता से मतदान के इस महायज्ञ में आहुति देने का आह्वान किया। वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में मतदान की प्रक्रिया जारी है और आप देखिए कि लगातार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला चल रहा है। इस समय हम भिंडर कस्बे में मौजूद हैं और भिंडर कस्बे में मतदान के लिए जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर पहुंचे। आप देखिए कि रणधीर सिंह भिंडर इस समय मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। रणधीर सिंह भिंडर अपने परिवार के साथ में मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और मतदान पूरा करने के बाद आप देखिए कि विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं और अपना वोट कास्ट जनता सेना के प्रत्याशी रणधीर सिंह भिंडर ने कर दिया है। अपने परिवार के साथ में वे वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं और इस समय वोट कास्ट करने की प्रक्रिया की जा रही है। रणधीर सिंह भिंडर हमारे साथ में, हम बात करेंगे। भिंडर साहब, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। किस तरह की अपील करना चाहेंगे जनता से कि वे घर से निकले और मतदान करें? वल्लभनगर की जनता से यही चाहूँगा मैं कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वोट दें, बाहर निकलें घर से और प्रक्रिया पूरी करें। और मुझे विश्वास है कि हमारे जनता सेना की जो बातें हैं, जनता सेना से जो वो लोग जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से हमको वोट देकर जिताएंगे। क्या आपने महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो जनता के सामने रखे हैं? देखिए, महत्वपूर्ण मुद्दे तो ये है कि 3 साल से हमारे यहाँ पे वैक्यूम सा है, वो वैक्यूम भरने का प्रयास हम करेंगे। दूसरा ये है कि हमने जो योजनाएं पहले चालू की थी, जो अब पाइपलाइन में,
उनको शुरू करने की क्रियान्विति करेंगे वापस। देखिए, दीपेंद्र कुंवर भिंडर भी हमारे साथ में हैं। उन्हें भारतीय जनता पार्टी से 6 साल के लिए हाल ही में निष्कासित किया गया है। मैडम, बीजेपी ने एक बड़ा निर्णय लिया, आप भाजपा के महिला मोर्चे की प्रदेश उपाध्यक्ष भी रही हैं, किस तरह से देख रही हैं आप इसको? मेरे को तो एवरी इलेक्शन में निकालते ही है पार्टी से, पर मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ हम लोग जीतेंगे, जनता सेना जीतेगी। जो वल्लभनगर की जो जनता है, क्या आपके द्वारा जो विकास के कार्य, जो मुद्दे बताए जा रहे हैं, उन पर विश्वास कर रही है? बिल्कुल कर रही है, बिल्कुल। रणधीर सिंह बिंडर का समर्थन करने के लिए रणधीर सिंह बिंडर की पत्नी दीपेंद्र कुंवर बिंडर को भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल के लिए निष्कासित किया। और जैसा कि उन्होंने बताया कि हर साल उनके साथ में हर चुनाव में भाजपा उन पर कार्रवाई करती है। इस समय रणधीर सिंह बिंडर ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। उसके अलावा भी आप देखिए, जो वोटिंग प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। बिंडर कस्बे में हम इस समय मौजूद हैं। यहाँ पर जो अति संवेदनशील बूथ है वहां पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है, तो वहीं अन्य बूथ पर सामान्य जाब्ता तैनात है, जो कि कोरोना प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना कराने के साथ में मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके, इसके लिए लगातार निर्वाचन विभाग के कर्मचारी कोशिश में जुटे हुए हैं और हर जगह पर मतदान प्रक्रिया फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से आगे बढ़ रही है। करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय मतदान शुरू हुए हो चुका है। सुबह सुबह ठंड का मौसम होने के चलते मतदान कुछ धीमा जरूर शुरू हुआ था, लेकिन अब मतदान केंद्रों पर लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है। सहयोगी कमलेश डखनी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज 18 वल्लभनगर। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। कपिल श्रीमाली वल्लभनगर से, चंचल सनाडे धरियावत से। दोनों सीटों का हाल ले लेते हैं। कपिल श्रीमाली, इस समय वल्लभनगर में वोट प्रतिशत कहां तक पहुंचा? क्या सुबह की तुलनात्मक तौर पर कपिल अभी लोगों की तादाद ज्यादा बढ़ी है वहां पर मतदान करने के लिए? कपिल, मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ा है। 30.85% मतदान दोपहर 12 बजे तक हो चुका है और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो। इसके लिए सरकारी स्तर पर तो प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशी जो है वो भी अपने स्तर पर मतदाताओं से संपर्क कर घर से मतदान के लिए निकलने की अपील कर रहे हैं। देखिए, मैं इस समय वल्लभनगर विधानसभा के कानोड़ कस्बे में मौजूद हूँ और आपको निर्वाचन विभाग का एक और नवाचार में दिखाना चाहूंगा। आप देखिए, ये भाग संख्या 235 है, आदर्श दिव्यांगजन मतदान केंद्र है। इस पूरे मतदान केंद्र का ऑपरेशन जो है वो दिव्यांग पोलिंग कर्मचारियों को दिया गया है। इसे आदर्श बूथ बनाया गया है। हर जगह पर आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर जो मतदान कराने के लिए जो पोलिंग कर्मचारी हैं उनकी अहम जिम्मेदारी हो जाती है। जैसा कि हमने भिंडर में देखा, एक पोलिंग बूथ ऐसा बनाया गया है जिसमें केवल और केवल महिलाएं जो है वो पोलिंग कर्मचारी थी। ये आप इस बूथ को देखिए, ये बूथ ऐसा है जहां पर दिव्यांग सभी दिव्यांग जो हैं वो पोलिंग कर्मचारी बनाए गए हैं और वे यहाँ पर इस बूथ के अंदर जो मतदान कराने की जो पूरी प्रक्रिया है उसका निर्वहन यहाँ पर करा रहे हैं। तो ये एक अलग अलग तरह के निर्वाचन विभाग द्वारा प्रयोग किए गए हैं, जिसके मार्फत ये कोशिश की गई है कि मतदान के प्रति ज्यादा से ज्यादा लोगों की जागरूकता बढ़े और मतदान प्रतिशत जो कि 100% कराने के दावे किए जाते हैं उस ओर आगे बढ़ा जा सके। अगर हम वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र की बात करेंगे तो चतुष्कोणीय मुकाबला है, काफी रोचक मुकाबला है। ऐसे में दोपहर 12 बजे तक 30.85% मतदान हो जाना ये बताता है कि इस बार मतदान पिछले मुख्य चुनाव के मुकाबले काफी ज्यादा होने कपिल, आपने बताया कि वल्लभनगर में चतुष्कोणीय मुकाबला बन चुका है, जहां पर ये मानकर चल रही थी दोनों पार्टियां कि आमने सामने का सीधा मुकाबला, वहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला बनना अपने आप में कई तरीके के संकेत देता है। कपिल, वल्लभनगर के नतीजे चौंका सकते हैं? वल्लभनगर एक ऐसी सीट है जहां पर भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला नहीं देखा जाता है। वर्ष 2013 के बाद में यहां पर स्थितियां बदलती हुई नजर आई, क्योंकि भाजपा से बगावत कर रणधीर सिंह बिंडर द्वारा जब जनता सेना बनाई गई तो यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने लगा और पिछले 2 चुनाव में 2013 और 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरे नंबर की पार्टी बनकर सामने आने लगी थी।
इस बार आरएलपी भी मैदान में उतरी है, चूंकि भाजपा से जो प्रत्याशी पिछली बार 2018 के चुनाव में इस इलाके में जहां भाजपा बेहद कमजोर हो चुकी थी, एक बार फिर खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे उदयलाल डांगी। उनमें माना जा रहा था कि वो भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी होंगे, लेकिन जब टिकट वितरण किया गया, टिकट की घोषणा हुई, तो उदयलाल डांगी का टिकट काटकर भाजपा ने हिम्मत सिंह जाला को टिकट दिया, एक नए चेहरे को सामने लाए। तो उदयलाल डांगी ने यहाँ पर आरएलपी का हाथ थाम लिया। मारवाड़ की इस पार्टी ने मेवाड़ में उदयलाल डांगी के रूप में एक मजबूत प्रत्याशी मिला था। तो ऐसे में अब यहाँ पर चतुष्कोणीय मुकाबला है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कुछ चुनावों में यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, लेकिन इस बार ये उम्मीद है कि चारों यानी कि कपिल सीधे तौर पर कहा जाए तो बहुत जो है नतीजे चौंकाने वाले सामने आ सकते हैं, क्योंकि अगर एक सीट पे चतुष्कोणीय मुकाबला बनता हुआ नजर आ रहा हो तो दोनों ही पार्टियों के लिए जो है वो सीधे तौर पर ये कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि जीत उनकी होगी। धरियावत से चंचल सनाड्य हमारे साथ बने हुए, उनके पास चलते हैं। चंचल, धरियावत से क्या तस्वीरें, वोट प्रतिशत की तादाद में गति आई या अभी भी जो है मध्यम गति से मतदान वहां पर चल रहा है? जी आसिफ, सवेरे गुलाबी सर्दी की दस्तक थी, इसके चलते मतदान की प्रक्रिया कुछ धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया में भी काफ़ी तेजी आई और अभी अगर 12 बजे तक के वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो लगभग 28% मतदान हो चुका है और अब मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है और इनमें सबसे अधिक महिलाओं की भीड़ देखी जा सकती है। आप पीछे भी देख सकते हैं कि इसमें महिलाओं की संख्या आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी। यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं बढ़ चढ़ करके वोटिंग में भाग ले रही हैं और अगर यहाँ के सिनेरियो की बात करें तो लगभग 2,57,624 मतदाता जो हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। जी आसिफ। हाँ बिल्कुल चंचल, जैसा कि तस्वीरों में भी साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अब महिलाओं की तादाद भी यहाँ पर जो है वो बढ़ती जा रही है। चंचल, मुद्दों को लेकर बात की जाए, चूंकि लगातार जो है वो चर्चा चल रही है कि कौन से वो प्रमुख मुद्दे होंगे जहां पर यहाँ के बाशिंदे या यहाँ के जो मतदाता है वो वोट करेंगे। चेहरा उनके लिए जो है वो हावी रहने वाला है या मुद्दे हावी रहने वाले हैं? चंचल जी देखिए, यहाँ चेहरा हावी नहीं रहेगा, यहाँ मुद्दे हावी रहने के हैं, क्योंकि यहाँ पर दरियावत विधानसभा क्षेत्र जो है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर जो अधिकतर लोग जो है वो कृषि के ऊपर डिपेंड है। तो इसके चलते यहाँ कृषि मंडी की घोषणा तो हो चुकी है, लेकिन धरातल पर अभी तक वो मूर्त रूप नहीं ले पाई है। तो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कृषि मंडी का रहने वाला है, क्योंकि लोगों को यहाँ जो काश्तकार है उनको अपनी फसलों को लेकर के काफ़ी दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ता है, इससे उन्हें काफ़ी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। इसके साथ ही यहाँ के जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं लोगों की, वो भी एक बहुत बड़ी इस चुनाव में अहम भूमिका निभाएंगे। बिल्कुल कपिल, जैसा कि चंचल बता रहे हैं कि कृषि से जुड़े मुद्दे यहाँ पर काफी अहम रहने वाले हैं। वैसे ही वल्लभनगर की अगर बात की जाए तो कौन से मुद्दों को लेकर जो है वो मतदाता पहुंच रहे हैं? हालांकि मुकाबला चतुष्कोणीय है, सबके पास लुभाने के लिए अपने अपने वादे हैं। हाँ देखिए आसिफ, वल्लभनगर की अगर बात करें तो इस विधानसभा क्षेत्र का नाम भले ही वल्लभनगर हो, लेकिन इस विधानसभा की पूरी राजनीति भिंडर कस्बे के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है, क्योंकि अब तक यहाँ से जो विधायक बने उनका सीधा संबंध भिंडर कस्बे से रहा है। ये विधानसभा उदयपुर चित्तौड़गढ़ मार्ग पर भटेवर कस्बे के समीप दोनों ओर हाईवे के दोनों ओर कई किलोमीटर तक इसका एरिया आता है। ऐसे में जब भिंडर कस्बे से सभी लोगों का संबंध रहा है तो आप देख सकते हैं कि भिंडर कस्बे का जो है इस पूरे इलाके में काफी विकास देखने को मिला है। लेकिन अगर प्रमुख मुद्दों की बात करेंगे तो भिंडर को छोड़कर इस विधानसभा क्षेत्र के जो अन्य कस्बे हैं वहां पर सड़कों की काफी समस्याएं हैं। ये मतदाता सड़कों की समस्याओं को लेकर भी मतदान करेंगे। दूसरी, इस इलाके में सबसे बड़ी समस्या पेयजल की है, पानी की यहाँ पर बहुत ज्यादा समस्या है, जिसको लेकर कई वर्षों से मांग की जा रही थी। इन मांगों पर किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं था। हालांकि इस चुनाव से ठीक पहले राज्य सरकार ने एक बड़ी घोषणा पेयजल के लिए इस इलाके में की है, लेकिन अभी इसको मूर्त रूप में आने में समय लगेगा। लेकिन आप देखिए कि मुख्य रूप से पेयजल और सड़क, जो कि यहाँ की पूरे इलाके में खस्ता हाल सड़कें हैं, ये बड़े मुद्दे रहे। दूसरी ओर यहाँ पर मुख्यमंत्री द्वारा एक कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा की गई, लेकिन एक राजकीय महाविद्यालय और खोला जाए, ये यहाँ पर प्रमुख मांगे। भिंडर में सामुदायिक अस्पताल खोला जाए,
इसके अलावा जो भटेवर से लेकर दरियावत तक जो सड़क जाती है उसे नेशनल हाईवे बनाया जाए, वाया भिंडर होकर ये नेशनल हाईवे निकाला जाए। तो ये कुछ ऐसी प्रमुख मांगे हैं जो इस बार जनप्रतिनिधियों के सामने रखी गई है, प्रत्याशियों के सामने रखी गई है और यहाँ की जनता इन्हीं मुद्दों बिल्कुल के आधार पर कपिल, चूंकि मतदान चल रहा है और अब देखना होगा कि आपके यहाँ से चतुष्कोणीय मुकाबले में कौन सा चेहरा उभर कर सामने आता है और दूसरी सीट के नतीजे जो हैं वो क्या कुछ निकलकर सामने आते हैं। कपिल और चंचल, आप दोनों साथियों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांव से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। अमूल दूध देश की रगों में अमृत बनकर तेजी से दौड़ने लगा तो 1973 में अमूल आंदोलन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। आंदोलन को घर घर पहुंचाने के इरादे से सबसे पहले गुजरात में स्टेट कोऑपरेटिव की स्थापना की गई। 9 जुलाई 1973 को द गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन को रजिस्टर कराया गया। इससे दूध क्रांति की रफ्तार में नई तेजी और जोश आ गया। इस तरह कुशल मैनेजमेंट, सदस्यों और कर्मचारियों की मेहनत परवान चढ़ने लगी। की अलवर में आज जिला प्रमुख और प्रधान पद के लिए नामांकन दाखिल हो गए हैं। जिला प्रमुख पद पर कांग्रेस ने बलवीर छिल्लर को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बीजेपी ने रामवीर सिंह शाहबादी को चुनाव मैदान में उतारा है। नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद दोपहर में जिला परिषद में वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। जिला परिषद के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। वहीं निमराना में भाजपा की संतोष देवी निर्विरोध प्रधान बन गई है। निमराना से केवल एक नामांकन दाखिल हुआ है। जिला प्रमुख पद के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने ताल ठोकी है। कांग्रेस ने बलवीर छिल्लर को अपना जिला प्रमुख का उम्मीदवार बनाया है। छिल्लर वार्ड नंबर 49 से जीते हैं। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने कांग्रेस में 6 उम्मीदवारों के होने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस नेताओं के मंथन के बाद बलवीर छिल्लर पर उम्मीदवार ये जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने रामवीर सिंह को चुनाव मैदान में उतारा। बीजेपी को क्रॉस वोटिंग की आशंका है। चुनाव प्रभारी मदन दिलावर ने कहा कि वोटिंग होने के बाद सबके सामने चीजें रही हैं। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष में हैं, लेकिन उसके बाद भी बीजेपी जिला प्रमुख बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि वोटिंग का अधिकार जनता को होता है। इसके उस बात पर मैं खरा उतरूंगा। आम कार्यकर्ता कांग्रेस सभी ने मिलकर मुझे, नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो पार्षदों ने मुझे इस लायक समझा, तो मैं उनकी उम्मीदों को खरा उतरूंगा। मैं तो ये कहना चाहता, आपको सब कुछ पता है, रिजल्ट आए तब देख लेना। सच्चाई छुप थोड़ी। उम्मीद आप कितने वोट मिलेंगे? वोट तो मैं तो चाहता हूँ 49 मिलेंगे। मैं तो यही कह रहा हूँ। चुनाव लड़ने वाला ये तो जनता का, पार्षदों का फैसला है। सब आपकी राय है, आपका आशीर्वाद रहा, सब कुछ अच्छा होगा। जिला प्रमुख चुनाव को लेकर यहाँ पूरी तैयारियां हैं। हम खड़े हैं जिला परिषद सभागार में और यहाँ पर जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया आ चुके हैं। किस तरह की तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, इनके बारे में हम इनसे बात करेंगे। सर बताएं, क्या व्यवस्थाएं की गई हैं चुनाव को? आज अलवर जिले में जिला प्रमुख और पंचायत समिति के प्रधान साहिबानों का निर्वाचन है। प्रधानों के लिए पंचायत समिति स्तर पर मीटिंग आयोजित की गई है और जिला प्रमुख के लिए जिला स्तर पर एक मीटिंग आयोजित की गई है। इसमें 10 बजे से 11 बजे तक नॉमिनेशन लिए जाएंगे और 11 बजे बाद स्क्रूटनी की जाएगी। देन अभ्यर्थी वापस लेने का है और यदि पोल की आवश्यकता हुई तो 3 बजे से 5 बजे के मध्य में पोल कराया जाएगा। इस बीच कानून व्यवस्था और शांति बनाए रखने के लिए हमने यहाँ भी पंचायत समिति से जिला परिषद सदस्यों के मतगणना के अनुरूप त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है। कैंपस के बाहर हमारा एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और पुलिस सबका तैनात है। ये जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, इनका कहना है कि 10:10 तक अभी तक कोई प्रत्याशी नामांकन के लिए नहीं पहुंचा है। यदि कोई व्यक्ति नामांकन के लिए पहुंचता है तो उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी माकूल व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं, पूरे कानून व्यवस्था को बनाए रखे हुए हैं। मजिस्ट्रेट यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं नीचे, ताकि जो भी कानून व्यवस्था है उसकी पालना की जा सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं भगवान सैनी, ATL न्यूज़ अलवर।
और जयपुर में भाजपा दफ्तर में एफपीओ कार्यशाला, 40 किसान उत्पादक संगठन इसमें शामिल हुए। किसानों की आय दोगुनी करने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है एफपीओ। और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का दावा है कि एफपीओ से किसानों की आय दोगुनी होगी। मोदी सरकार एफपीओ का सारा खर्च उठा रही है। एफपीओ बदलेंगे किसान और खेती की तकदीर। एफपीओ किसान को उपज का उचित भाव भी दिलाएगा। बीजेपी कार्यालय में एफपीओ कार्यशाला हो रही है, जिसे संबोधित करने के लिए केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी पहुंचे। चौधरी साहब, पीएम मोदी जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब तक एफपीओ कहां तक पहुंचे हैं और कितनी भागीदारी है केंद्र सरकार की, और क्या आपको लगता है कि इससे किसानों की आय को बढ़ाने में फायदा मिलेगा? जैसा कि प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल करना है, और उसी दृष्टि से भारत सरकार की कई महत्वपूर्ण योजनाएं प्रारंभ की है। उसी में से एक है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये देश भर में 10,000 एफपीओ बनाए जाएंगे, जिसमें किसान अपना समूह बनाकर और अपनी खुद के प्रोडक्ट जो फसल होगी उससे प्रोसेसिंग करके और उसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके और खुद अपनी रेट तय करके मार्केट में बेचे। इस दृष्टि से एफपीओ का गठन पूरे प्रदेश देश भर में किए जा रहे हैं, और उसी के तहत आज राजस्थान के अंदर भी ये कार्यशाला की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है, किसान मोर्चे कार्यकर्ता और अन्य जो कार्यकर्ता है, वो इस कार्यशाला के माध्यम से गांवों के अंदर जाकर वहां पर एफपीओ का गठन हो और वहां किस तरह से किसानों को इसके साथ जोड़ा जाए, इस दृष्टि से आज की कार्यशाला है। अच्छा, ये बताइए राजस्थान में कितना काम हुआ है एफपीओ का? जो लोग जागरूक हैं वो तो बना रहे हैं कि आम जो सामान्य किसान है वो तो जानता ही नहीं कि एफपीओ क्या है। आज जैसा कि राजस्थान में भी लगभग जैसा कि सभी ब्लॉकों पर एफपीओ का गठन करने की योजना बनी है, और देश भर में लगभग अभी जो पहले चरण है उसमें हमने 3500 एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है, और 3500 एफपीओ वो उनका कार्य प्रारंभ है। बाकी आने वाले वक्त के अंदर हम मार्च के बाद में फिर आगे जो भी ब्लॉक बचेंगे उन ब्लॉकों के अंदर 10,000 एफपीओ का लक्ष्य वो हम पूरा करेंगे। अच्छा, ये बताइएगा कि जैसे मान लीजिएगा आप किसान हैं और आप एफपीओ से जुड़ गए, तो आप किस तरह से अपनी उपज को बेचेंगे, फायदा कैसे होगा? समझ में नहीं आता लोगों के तो एफपीओ। ऐसा है कि एक किसान अगर अपना खुद का प्रोसेसिंग करके या प्रोडक्ट को पैकिंग करके और मार्केट में बेचे तो उतना वो अकेला किसान नहीं कर सकता, लेकिन जब 500 किसान 1000 किसान मिलकर अपने जो प्रोडक्ट है, चाहे वो बाजरा है, मूंग है, मोट है और जो भी अपना अनाज है, उसको अगर सामूहिक अगर एक स्थान पर लाकर और खुद उसको प्रोसेसिंग करके और उसके बाद में वो बेचेगा तो उसके वैल्यू एडिशन होगी, उससे रेट बढ़ेगा और खुद बार्गेनिंग क्षमता बढ़ेगी, और उससे क्योंकि वो जब समूह बनेगा तो उससे निश्चित रूप से वो बेचने के लिए अपनी मार्केट को भी कहाँ है उसकी वो भी पता कर सकता है। तो उसको अपना उत्पादन मंडी में न ले जाकर वो मार्केट में जहाँ उसको अच्छी रेट मिले वहाँ पर सभी किसान मिलकर अपने उत्पादन को बेचे। इस दृष्टि से ये एफपीओ बहुत महत्वपूर्ण होंगे और किसानों के जीवन में परिवर्तन करने वाले होंगे। इसके लिए भारत सरकार एफपीओ को सहयोग भी कर रही है, 15 लाख रुपए इक्विटी ग्रांट के सहयोग कर रही है, और साथ ही 18 लाख रुपए एक और जो सपोर्ट के रूप में सहयोग करेगी, जो टोटल मिलाकर 33 लाख का सपोर्ट है। ये थे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी, जो कह रहे हैं कि एफपीओ के जरिए मोदी सरकार किसानों की आय दुगुनी करने की कोशिश कर रही है, इसलिए इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जयपुर में भी कार्यशाला आयोजित की गई है। कैमरा पर्सन बलबीर राठौड़ के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार पर निशाना साधा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री यू टर्न लेने में माहिर है, उनको कुर्सी जाने की आशंका है। इससे पहले वो यू टर्न करने में माहिर हैं। उससे पहले उन्होंने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं रहूंगा और मैं 15 साल तक स्वस्थ भी रहूंगा। स्वस्थ वो रहें, बेशक 100 साल जिए। और लेकिन कल जो बयान दिया उसमें कुछ आशंकाएं नजर आती हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कुर्सी जाने के भय से, उसकी आशंका से असुरक्षित ज्यादा है, इसलिए इस किस्म के बयान देते हैं। भारतीय जनता पार्टी पर उनका जो आरोप है वो रटा रटा है, फिक्स है।
उसमें बीजेपी न बंद कमरे में न खुले मैदान में कभी सरकार गिराने की साजिश नहीं करती, लोकतंत्र का सम्मान करती है। और हम लोग 2023 तक अच्छे तरीके से इंतजार कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 23 में वो पृष्ठभूमि खुद ही तैयार कर देंगे। इसलिए हमें किसी तरीके के उनसे किसी तरीके की असुरक्षा नहीं है, भय नहीं है। कांग्रेस का जो अंतर्कल है, अंतर्द्वंद है, आला कमान की जो कमजोरी है, उन सब चीज़ों का इम्पैक्ट अशोक जी की मानसिकता पे, इसलिए इस तरीके के बयान देते हैं, देते रहेंगे। उनकी स्थिति ऐसी है कि वो अब गिरे, तब गिरे, कब गिरे, और गिरना होगा उसी दिन गिर जाएंगे। अब वो गिरेंगे, उनको रोकने का काम हमारा। प्रदेश के पहले गैस इंसुलेटेड बिजली स्टेशन का उद्घाटन जनाना अस्पताल परिसर में तैयार हुआ। हाईटेक गैस इंसुलेटेड पावर हाउस ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने आवाज से इसका लोकार्पण किया। 8 करोड़ रुपए की लागत से बना गैस इंसुलेटेड पावर स्टेशन। उद्घाटन कार्यक्रम में विधायक अमीन कागजी भी मौजूद रहे। आजकल का ज़माना डिजिटल ज़माना है और सारा मामला धीरे धीरे कंप्यूटराइज हो रहा है। अभी जनाना हॉस्पिटल के पास में कंप्यूटराइज 33 kV सब स्टेशन का शुभारंभ हुआ। ऐसे 4 स्टेशन जयपुर में बनेंगे। हालांकि हमारे यहाँ जयपुर में 132 kV का कंप्यूटराइज स्टेशन पहले से बना हुआ है, लेकिन 33 kV का सबसे पहला स्टेशन ये बना है। इससे प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपये की बिजली की छीजत में कमी आएगी और आने वाले समय में हमारी कोशिश रहेगी, जैसे जैसे फंड्स की उपलब्धता रहेगी, हम हमारे प्रसारण तंत्र को डिजिटलाइज करेंगे ताकि बिजली की बचत की जा सके और हम अधुनातन प्रसारण तंत्र बना सके। देखिए, बिजली की बचत अपने आप में एक नई एक तरीके से बिजली का जनरेशन है। आज एक 33 kV स्टेशन से 1 करोड़ रुपए की बचत होती है। हमारे यहाँ हजारों की संख्या में 33 kV के स्टेशन हैं। वहाँ पर आप अंदाज लगा सकते हैं कितनी बिजली की बचत हो सकती है। इसलिए बिजली की बचत बिजली का नया उत्पादन है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम अपने प्रसारण तंत्र को अधुनातन बनाएं, इनका मॉडर्नाइजेशन करें, इनको डिजिटल और कंप्यूटराइज करें। और अब बात चित्तौड़गढ़ की, जहां नागौर सांसद एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल प्रख्यात कृष्ण धाम श्री सांवलिया जी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने उपचुनाव में जीत को लेकर भगवान के यहां अरदास लगाई। साथ ही पार्टी की स्थापना के 3 साल पूरे होने को लेकर भी उन्होंने मनोकामना मांगी। यहां मंदिर में ओसरा पुजारी ने उपरना उठाकर और भगवान का चरणामृत तस्वीर तथा प्रसाद भेंट कर आरएलपी संयोजक बेनीवाल का स्वागत किया। इस दौरान पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सरकार गंभीर है। लगातार वैक्सीन में रफ्तार बढ़ाने के लिए आग्रह कर रही है। सीएम ने ट्वीट कर लिखा है कि यह देखने में आया कि बड़ी संख्या में लोगों ने वैक्सीन की सिर्फ एक ही डोज ली है। ये ठीक नहीं है। विश्व भर के विशेषज्ञों की राय है कि कोविड से पूरी सुरक्षा के लिए वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। इसलिए बिल्कुल लापरवाही ना बरतें और वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं।